हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शनाइज्ड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 5 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारे टॉपिक्स देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जानते होंगे हमारा एक इंपॉर्टेंट बैच भी लॉन्च हो चुका है हमारे परफेक्शनाइज के ऐप पे। बहुत ही कम कीमतों में बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट आप पर प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आप उस ऐप से अगर उसको बैच को अवेल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे ताकि कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से आप अच्छी तरीके से इस बार की प्रिपरेशन नहीं कर पाए। सीट ज़्यादा है तो आपके पास चांसेस भी ज़्यादा है इस बार सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो इसलिए आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर पसंद आए तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह पहले एक दिन पहले का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या आपको बताया था, सूरज डायमंड के बारे में बताया था। ये 3 और 4 अक्टूबर के करंट अफेयर से उठाया मैंने, ठीक है। सूरज डायमंड के बारे में बताया था, डायमंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई थी। सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में बताया था, ड्रीम सिटी में है सूरत, गुजरात में, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। इसको किसने बनाया है, इसको बनाने वाली जो फर्म है मोर्फोजेनेसिस, इसके बारे में बता चुका हूँ। डायमंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। इंडिया में कहाँ मिलता है ये बताया था, बिहार में मिलता है कि नहीं ये बताया था। गोल्ड के बारे में बताया था कि गोल्ड बिहार में कहाँ मिलता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। जाके आप लेक्चर देखेंगे जिसने नहीं देखा है, ठीक है। सेकंड देखिए पैरालंपिक मेडलिस्ट, ठीक है। इसमें बताया था कि इस बार हम लोगों ने पैरालंपिक्स में कितने मेडल जीते, सारी चीज़ें बता रखी है। गोल्ड कितने जीते, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीते। और शीतल देवी के बारे में बताया था, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था, तो जाकर लेक्चर देखेंगे अगर याद नहीं है तो, ठीक है। अजीत डोवाल फ्रांस के हैं, इसके बारे में बताया था। राफेल मरीन जेट किससे रिलेटेड है, फ्रांस से रिलेटेड है। कंपनी कौन सी है, डसॉल्ट एविएशन। राफेल मरीन जेट के बारे में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिटेल्स बताई थी कि ये 4.5 जनरेशन का क्या है, ये एक जेट है। राफेल जेट क्या है, 4.5 जनरेशन का है, प्लस ये 1.8 मैक की स्पीड से चलता है। कुछ और टेक्निकलिटी मैंने बता रखी है, आप जाकर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वाइस एडमिरल आरती सरीन के बारे में कि जिनका जो क्या बन चुके हैं, फर्स्ट डीजी बन गई हैं एएफएमएस की, आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की, ठीक है। इनके बारे में और कुछ चीजें बताइए, जाकर देखेंगे। एशिया नाटो किसने बोला है, शिगेरू इशिबा जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर है। आर्मी चीफ के बारे में कुछ चीजें बताई थी, जाकर देखेंगे। सुन वांगचू के बारे में कुछ बताया था। बोइंग के बारे में बताया था कि बीआईटी सेंटर कहां पे हुआ है, बेंगलुरु में ओपन हुआ है, और इसके बारे में कुछ चीजें बताई हैं। फिर बोइंग सुकन्या योजना के बारे में बताया था, ठीक है। ये जो बोइंग की योजना है, इसमें क्या है कि गर्ल्स को एविएशन सेक्टर में लाने के लिए ये योजना स्टार्ट करी गई है बोइंग के द्वारा, ठीक है। बोइंग के बारे में और कुछ चीजें बताई हैं, जाकर देखेंगे। इंडियन जमाइका के बारे में, जमाइका के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो 4 दिन के दौरे पे आ रखे हैं। प्राइम मिनिस्टर का नाम है एंड्रयू होलनेस। एंटी डंपिंग प्रो किसके खिलाफ चल रहा है, चाइना के खिलाफ। नालसा का एमयू हुआ है किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के साथ। वायु वीर विजेता कहां से कहां तक, दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर लद्दाख तक जाएगा, लद्दाख से तवांग अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। टोटल 7000 किलोमीटर की रास्ता ये लोग कवर करने वाले हैं। कितने, 8 तारीख तक ये पहुंच जाएंगे कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, आप ध्यान रखेंगे। और 8 तारीख को क्या मनाया जाएगा, 8 तारीख को मनाया जाएगा इंडियन एयरफोर्स डे। सारी चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, याद आ गई होगी। अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं तो सारी चीज़ें याद रहेंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट चाणक्य डिफेंस डायलॉग कब होने वाला है, 24 से 25 अक्टूबर के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल नॉलेज शेयरिंग वर्कशॉप, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। NHA हॉस्पिटल, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस हॉस्पिटल का इसे एक तरीके से खिताब मिला है। CPB फॉर क्लाइमेट स्मार्ट गवर्नेंस कहाँ पे हुआ है, गैंगटॉक सिक्किम में। हीट वेव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर किसने घोषित किया, MP ने घोषित किया है, और बिहार ने उसे पहले से घोषित कर रखा है। नेक्स्ट देखिए एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा, और इस पर सेलिब्रेशन कहाँ मनाई जाएगी, इस बार चेन्नई में मनाई जाएगी, ठीक है। और फिर देखिए इसमें संचारी रोग नियंत्रण कैंपेन कहां पे स्टार्ट हुआ है, यूपी में स्टार्ट हुआ है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लास्ट में शिगेरू इशिबा कहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जापान के बने हैं। और इजराइल ने किसका इन्वेजन कर दिया था, लेबनान का इन्वेजन कर दिया था। हिजबुल्लाह से रिलेटेड जितने भी जो इंपॉर्टेंट उनके कमांडर्स थे सबके नाम मैंने आपको बताया, प्लस उनके हेड का नाम हसन नसरुल्लाह का नाम भी बताया, जो कि अभी मारे गए हैं। क्वेश्चन आएगा इस बार, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन आया था किसके ऊपर, प्रिगोजिन के ऊपर, वो भी मारा गया था, ठीक है। क्वेश्चन इस बार बन सकता है, इसलिए आप रेडी करके चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है जन स्वराज पार्टी। इसके बारे में आप ध्यान रख लो कि किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट में, ये बिहार में लॉन्च हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे। कब लॉन्च हुई, ये 2 अक्टूबर को लॉन्च हुई है। 2 अक्टूबर क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी में विश्वास करने वाले लोगों की पार्टी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके रहनुमा कौन है, इसको लॉन्च किया है प्रशांत किशोर ने लॉन्च किया है, मतलब ये ध्यान रखेंगे। प्लस इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया प्लस एक तरीके से इसके मेंबर बन चुके हैं, और ये बिहार के अपकमिंग इलेक्शंस में चुनाव लड़ने वाले हैं, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, फॉर्मर डिप्लोमेट मनोज भारती को बनाया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मनोज भारती को क्या बनाया गया, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, मनोज भारती, ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चीजें आई थिंक क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बापू टावर, ठीक है। अब बापू टावर के बारे में समझिए।
तुरंत जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझना, चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। पहले हम लोग बाहर से समझते हैं कि बापू टावर कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। तो इसे पटना में लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। पटना में लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया है नीतीश कुमार जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। नीतीश कुमार ने इसे लॉन्च किया। और ये कितने करोड़ की लागत से बना है? ये 129 करोड़ की लागत से बना है। कितने एकड़ में है? ये 7 एकड़ में, आपको ध्यान रखना है। ये 7 एकड़ में आपको ध्यान रखना है। और इसमें 6 एकड़ में क्या इसका पार्क बना हुआ है, और एक एकड़ में ये पूरी बिल्डिंग खड़ी हो रखी है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में जानो कि ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें टोटल 5 फ्लोर्स होने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? बापू टावर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा इसके अंदर घुसते हैं, अंदर की चीज जानो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जहां पे महात्मा गांधी से रिलेटेड पिक्चर्स ये सब है उसमें दर्शाई गई है। ये चीज आप ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल वीडियो भी होगी, ठीक है। एक यहाँ पे वीडियोस भी चलाई जाएगी दर्शकों के लिए। उसमें क्या होगा कि बिहार में जब चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन आए, चंपारण सत्याग्रह किसने करा? महात्मा गांधी जी ने किया। तो उस टाइम की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइप के बना रखी है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड। और यहाँ पे एक लाइट शो का भी अरेंजमेंट हो रखा है, ठीक है। जो भी दर्शक आएंगे वहाँ पे वो जाकर इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया ये 5 स्टोरी बिल्डिंग कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये हुई है पटना में। किसने किया? नीतीश कुमार जी ने की है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं इसमें बता चुका हूँ। और इसमें 40 टन इसमें ब्रॉन्ज भी लगा है। ये चीज भी आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गई होगी सारी चीजें। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल एनर्जी हब, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या आएगा कि अभी इंडिया ने किसमें एंट्री होने वाली है इंडिया की? तो आपको ध्यान रखना है ग्लोबल एनर्जी हब में होने वाली है, ठीक है। या तो क्वेश्चन ये आएगा, या क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्लोबल एनर्जी हब क्या है? तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ये 16 नेशंस का, 16 कंट्रीज का एक ग्रुप है। क्या है? ये 16 कंट्रीज का एक ग्रुप है, आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? ये एक तरीके से क्लाइमेट चेंज प्लस एनर्जी एफिशिएंट कैसे होए उसके लिए, उसके लिए क्या करता है? उसके लिए रिसर्च करता है, उसके लिए इनोवेशन करता है। और अब इंडिया की इसमें एंट्री होने वाली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें यूएसए है, तो जी हाँ यूएसए भी है। चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंट्रीज कौन सी है देख लीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना है, सॉरी गलती से हो गई थी मेरे से। डेनमार्क, यूरोपियन कमीशन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रशिया भी है, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूके, ठीक है। मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिनका नाम आप हमेशा सुनते रहते होंगे वो सारी की सारी कंट्रीज है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब जैसी जो अफ्रीकन कंट्री है वो सब इसमें आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब पहले यार पेट भरेगा तब तो एनर्जी एफिशिएंट होने की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें एनर्जी एफिशिएंट होने की बात करें, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की बात करें, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी हब 16 नेशंस का एक ग्रुप है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें डिस्कशंस होती है, कॉन्फ्रेंसेस होती है। इसमें अलग अलग प्राइवेट पार्टीज भी आते हैं, प्लस गवर्नमेंट की साइड से भी लोग आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे आती है और एक तरीके से एनर्जी एफिशिएंट कैसे हो उससे रिलेटेड रिसर्च एंड इनोवेशन चलता है। नेक्स्ट चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक है USCIRF रिपोर्ट, ठीक है। इसके बारे में कुछ ज्यादा ध्यान नहीं रखना। यूएसए ने फिर से हमेशा की तरह अपना बयान दिया है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम खतरे में। एक तरीके से हमेशा हर एक कंट्री के लिए यही बोलते हैं, अपनी कंट्री के लिए नहीं देखते, ठीक है। तो यूएसए में ये चीज बोली गई है और इंडिया ने उसका करारा जवाब दिया है कि आप लोग अपनी चीजों को देखो, हमारे इस पे कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, हमारे में सब कुछ सही है, ठीक है। आप हमारी जो इमेज है उसको मलाइन करने के लिए सारे निकालते रहते हो इस टाइप की रिपोर्ट्स, ठीक है। और इस बार जवाब किसने दिया है? रणधीर जायसवाल ने। आपको ध्यान होगा कि कुछ एक महीने से इन्होंने पदभार संभाला है और ये MEA के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले होते थे अरिंदम बागची था उनका नाम, आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिंग DGP से रिलेटेड। अब ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कान खींचे 8 स्टेट्स के कान खींचे कि भाई आपने एक्टिंग DGP क्यों बना रखे, आप फुल टाइम DGP क्यों नहीं बनाते हो, ठीक है। ये किसने कान खींचे? सुप्रीम कोर्ट ने खींचे। बोला कि भाई आप फुल टाइम उनको काम दोगे तभी तो वो लोग अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को देख पाएंगे, क्योंकि अभी तक स्टेट्स क्या कर रही है, ये कोई IPS अफसर है उसको एडिशनल चार्ज भी दे दिया जा रहा है DGP का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट है थोड़ा उसने कान खींचे कि भाई आप ये सब मत करो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होती है। और इन्होंने इसलिए भी कान खींचे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है किस रिलेटेड? प्रकाश सिंह बादल से रिलेटेड, ठीक है। प्रकाश सिंह बादल केस, ठीक है, सिंह बादल केस। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश सिंह बादल केस किस चीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या आएगा? प्रकाश सिंह बादल केस किस चीज से रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। आपको ध्यान रखना है क्या है? ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। या क्वेश्चन आएगा कि पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सा केस इसमें से है, तो उसमें अगर आपको प्रकाश सिंह बादल लिखे तो आप चुपचाप टिक मार के आ जाएंगे। और ये 2006 का केस है, 2006 में इसका वर्डिक्ट आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? 2006 में इसका वर्डिक्ट आया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक अब चीजें क्लियर हो गई होगी। प्रकाश सिंह बादल
का 2006 वाला केस, और इसी के बाद मॉडल पुलिस एक्ट आया 2006 का। इसी के बाद क्या आया, मॉडल पुलिस एक्ट 2006 का आया, जिसमें ये कुछ एक चीजें हाईलाइट करी गई कि इंडिपेंडेंस ऑफ पुलिस होनी चाहिए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, टेन्योर ऑफ ऑफिसर होना चाहिए। तो इसी का हवाला देते हुए किसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आप एक्टिंग डीजीपी मत बनाओ, फुल टाइम डीजीपी बनाओ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रकाश सिंह बादल केस किससे रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है। प्रकाश सिंह बादल केस किससे रिलेटेड है, ये पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। और पुलिस रिफॉर्म किससे रिलेटेड है, मॉडल पुलिस एक्ट से रिलेटेड है। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 से रिलेटेड है। और इस मॉडल पुलिस एक्ट को बनाने वाले वो कौन थे, सोली सरोब जी थे। ठीक है, सोली सरोब जी, आपको नाम ध्यान रखना है। ठीक है, सोली सरोब जी कमेटी आएगा, सोली सरोब जी की रिकमेंडेशन थी। ये सारी रिकमेंडेशन, इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे मॉडल पुलिस एक्ट आया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाम याद हो गया, सोली सरोब जी किससे रिलेटेड है, पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। मॉडल पुलिस एक्ट पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। और प्रकाश सिंह बादल केस पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है। तीनों में से कुछ भी दिख जाए तो चुपचाप टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, मार्टियल रेप। अभी मार्टियल रेप क्या होता है इसको समझो। मार्टियल रेप होता है कि एक हस्बैंड है, समझ लीजिए। ठीक है, हस्बैंड है और वाइफ है। अगर वाइफ किसी टाइप के सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती पर हस्बैंड होना चाहता है, ठीक है, और वो जबरदस्ती होने की कोशिश करे तो उसे मार्टियल रेप कहेंगे। ठीक है, और इससे वाइसा वर्सा भी कर दो, ठीक है, इसका उल्टा भी कर दो तो सेम चीज होगी। तो ये क्या होता है कि अगर एक पर्सन जो है, एक स्पाउस जो है, वो किसी भी टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता पर सेकंड बंदा चाहता है, तो अगर वो जबरदस्ती करे तो इसे मार्टियल रेप का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, वैसे ही सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो मार्टियल रेप का अभी चल रहा है क्योंकि हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है, जो इस बार 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं, इसमें मार्टियल रेप को डिक्रिमिनलाइज कर रखा है। ठीक है, ये तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, ये नए कानूनों में मार्टियल रेप को क्रिमिनलाइज कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं भाई क्रिमिनलाइज नहीं कर रखा। इसी चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया और केस सुप्रीम कोर्ट क्या स्ट्राइक डाउन करने वाला था इस चीज को, किस चीज को, मार्टियल रेप को। तो अब सेंटर की तरफ से एफिडेविट आया है कि भाई मार्टियल रेप इतना भी बड़ा गुनाह नहीं है। ठीक है, इससे और चीजें खराब हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा कि स्टेट जो है वो एक तरीके से हस्बैंड वाइफ के बीच में घुस जाएगा। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ का एक पर्सनल जो भी रिश्ता है उसके बीच में स्टेट की एंट्री हो जाएगी और स्टेट फिर डिसाइड करने लग जाएगी कि किसने क्या किया, किसने किसकी क्या गलती है। ठीक है, जो कि और चीजें खराब ही करेगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि यार सिचुएशन इतनी भी वर्स नहीं है कि आप मार्टियल रेप को क्रिमिनलाइज करो। ठीक है, उसे आप गलत मानते हो, एजुकेशन की तरीके से उसे सही करा जा सकता है, बट हमें मार्टियल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना यही है कि यार स्टेट को किसी भी इस टाइप के मैटर में नहीं घुसना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ के मैटर में नहीं घुसना चाहिए। ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें। पर अगर ऐसे दखल देने लग जाए तो क्या होगा कि हर एक जो मामला है वो कोर्ट में पहुंचेगा और फिर और दिक्कतें स्टार्ट होगी। जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा। आपको ये मेरा कहना है, आपका जो भी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चागोस आइलैंड। ठीक है, अब चागोस आइलैंड क्यों न्यूज़ में, इसको समझो। अब चागोस आइलैंड यूके की सबसे लास्ट अफ्रीकन नेशन पे कब्जा वाली जो आइलैंड था, उसे यूके के चंगुल से छुड़ा लिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूके ने फैसला लिया है कि अब वो चागोस आइलैंड से अपना बोरिया बिस्तर समेट के अब ये लोग वापस जा रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा समझाऊं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकती है और इसकी लोकेशन भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो एक बार इसको समझने की आप कोशिश करो कि 1814 में ही चागोस आइलैंड पे किसने कब्जा कर लिया था, यूके ने कर लिया था। ठीक है, अभी चागोस आइलैंड जो है ये किसका पार्ट है, ये मॉरिशस का पार्ट है। तो ये जो पूरा एरिया है इस पे कब्जा कर लिया गया है। चागोस आइलैंड भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि पूरा कब्जा कर लिया था 1814 में। अब क्या हुआ कि 1968 में जब मॉरिशस को आज़ादी दे दी गई, ठीक है, मॉरिशस को कहा कि हम आपको आज़ादी देते हैं, पर इन्होंने क्या किया, मॉरिशस को आज़ादी तो दे दी पर इनका एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि क्या, चागोस आइलैंड जो ग्रुप ऑफ आइलैंड थे उन पे अपना कब्जा को बरकरार रखा कि हम लोग आपको तो आज़ादी दे रहे हैं पर ये हम लोग अपने पास ही रखेंगे। 1968 में इन्होंने ये काम कर लिया। ठीक है, मॉरिशस को आज़ादी पर चागोस आइलैंड अपने पास रख लिया, किसमें से, मॉरिशस में से काट के, ताकि इनकी प्रेजेंस बनी रहे। ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, 1965 से इन्होंने ये सारे काम स्टार्ट कर दिए थे कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं, मतलब प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। अब 1968 के बाद क्या किया यूके ने, 1970s में इन्होंने क्या किया, 1970s में इसके एक इंपॉर्टेंट आइलैंड डियागो गार्सिया को लीज पे दे दिया, किसको, यूएसए को, ताकि अपना मिलिट्री बेस यहाँ पे लगा दो। मतलब अब यूएसए की प्रेजेंस आ चुकी है कहाँ पे, डियागो गार्सिया में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और तब से लेके अब तक पूरे चागोस आइलैंड पे 2024 तक किसका कब्जा था, यूके का कब्जा था। ठीक है, और इनका एक आइलैंड, चागोस आइलैंड का ही एक आइलैंड डियागो गार्सिया पे इनका एक मिलिट्री बेस भी था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि अब हम लोग पूरे जो भी आइलैंड है इसको आज़ादी दे रहे हैं पर डियागो गार्सिया हम लोग अपने पास ही रखेंगे। ठीक है, मतलब पहले इन्होंने क्या किया, मॉरिशस से पहले चागोस आइलैंड को अलग किया। ठीक है, मॉरिशस को हम लोग आपको आज़ादी दे रहे हैं, चागोस आइलैंड हम लोग अपने पास रखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग डियागो गार्सिया एक इस ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक इंपॉर्टेंट आइलैंड अपने पास रखेंगे और सारी हम लोग आज़ादी दे रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में इन्होंने क्या किया, इसमें
में जितने भी रहने वाले जो लोग थे उन सबको अपना देश छोड़ने पे मजबूर कर दिया और सबको या तो सेशेल्स में या मॉरिशस में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। जबरदस्ती उनको वहां से फोर्स एविक्शन करा गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस टाइप का क्रिएट कर दिया था। तो अब इन्होंने क्या फैसला किया कि हम लोग चागोस आइलैंड से तो आजादी दे रहे हैं उसको, पर हम लोग सान डियागो नहीं, ये डियागो गार्सिया से अपना कब्जा नहीं हटाएंगे, वहां पे यूएस का बेस रहेगा ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि अभी चागोस आइलैंड, या क्वेश्चन आएगा कि ऑप्शन में हो सकता है ऐसा है कि चागोस आइलैंड लास्ट अफ्रीकन नेशन था जिसको आज़ादी मिल गई, किससे, यूके से। तो आपको ध्यान रखना है यस, ठीक है। या क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली किसको आज़ादी मिली है, यूके से। तो आपको ध्यान रखना है कि चागोस आइलैंड को मिली है आज़ादी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। 1814 से इनका कब्जा स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर एक 1968 में थोड़ा सा कुछ हुआ, ठीक है, मॉरिशस को आज़ादी मिली, और अब पूरे चागोस आइलैंड को मिल चुकी है, किसको, 2024 में। तो बहुत हिस्टोरिक चीज़ है, इस बार क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चागोस आइलैंड किसका पार्ट है, ये पार्ट है मॉरिशस का, ये आपको ध्यान रखना है, किसका पार्ट है, ये मॉरिशस का पार्ट है, मॉरिशस के बाद चल जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार लोकेशन में दिखा देता हूँ, ये किस टाइप की आप देख लो, ये इंडिया से देख लो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक अब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इनके जितने भी लोग थे उनको भगा के दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया गया था, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक अब आपको लोकेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल्स न्यूज़ में यार रहते ही हैं, ठीक है, 1-1.5 साल से तो और न्यूज़ में चल रहे हैं, उससे पहले से भी न्यूज़ में चल रहे हैं। यूपीएससी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब स्टेम सेल के बारे में जानो। स्टेम सेल वो है, स्टेम सेल वो बच्चा है जो बड़ा होके कुछ भी बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई चाइल्ड होता है, उसको वो चाहेगा कि वो इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, वो पुलिसमैन भी बन सकता है, ठीक है, कोई अफसर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो अभी उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कुछ भी बन सकता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, ठीक है। ये क्या है, ये एक चाइल्ड है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, अभी उसके पास कैपेसिटी है कि वो कुछ भी बन सकता है, तो वही है स्टेम सेल, ठीक है। अब स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल जैसे कि आप माँ के पेट में होते हैं, तो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में वो क्या होता है, सेल्स का एक गुच्छा टाइप का होता है, ठीक है। अब उसके पास कैपेसिटी है कि वो आगे बढ़ के आंखें भी बन जाए, ब्लड वेसल्स भी बन जाए, कुछ बोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, कुछ आपके हैंड्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ लेग्स में, कुछ आपके अलग अलग चीज़ें आपकी बनती रहेंगी पूरे बॉडी में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो स्टेम सेल से ही वो सारी चीज़ें निकल के आती है। तो स्टेम सेल क्या होता है, सबसे स्टार्टिंग वाली चीज़ जो कुछ भी बदलने की कैपेसिटी, मतलब कुछ भी बड़े होके कुछ भी किसी भी चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ में उसकी स्पेशलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स क्या होता है कि ये स्टूडेंट मतलब बच्चों में भी होता है, मतलब जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, जब वो पेट में ही होता है तब भी होता है, और अभी जब बड़े हो जाते हैं तब भी हमारे पास भी स्टेम सेल्स हैं, बट मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। स्टार्टिंग में जो स्टेम सेल्स ऑब्वियसली उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, फिर वही सेल्स कन्वर्ट होकर सबकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, कोई ब्लड वेसल्स बना लेता है, कोई स्किन का पार्ट बन जाता है, कोई आंखों का पार्ट बन जाता है। और जो नॉर्मल है, जो एडल्ट सेल हैं, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो जो स्टेम सेल्स हैं इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसे कहीं बोन मैरो में आपको थोड़ा बहुत स्टेम सेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझ के रखना है कि स्टेम सेल क्या है। इसके पास एक कैपेसिटी है कि किसी भी अलग फॉर्म में हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, सो कोई किसी भी अलग टाइप का ये ऑर्गन बना सकता है, कोई लिवर बना लेगा, कोई हार्ट बना लेगा, तो इस टाइप का कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्टेम सेल क्या है। अब यह इसी चीज़ से समझो कि स्टेम सेल्स का यूज़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग टिश्यूज भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल टिश्यूज बना सकते हैं और आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी बना सकते हैं, ठीक है, जो एक ह्यूमन सेल से ही बनेगी, पर उसके लिए लाइक ऐसा नहीं कि वो जो टिश्यूज है हम लोग बाहर उसको लैब में भी बनाया जा सकता है, ठीक है, इन स्टेम सेल का यूज़ करके इसी को कल्टीवेट करके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि इनके पास किसी चीज़ की अभी स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो किसी भी चीज़ में इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक बच्चे को ऑब्जर्व करो, जब वो बच्चा रहेगा तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है, पर अब आप अपने आप को ऑब्जर्व करो, अब आप कुछ भी नहीं बन सकते, ठीक है। अब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या तो बीपीएससी की तरफ जाएंगे या किसी दूसरे जनरल एग्जामिनेशन के बारे में जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा आप डॉक्टर बन जाएंगे, नहीं, अब आपके पास ऑप्शंस कम से कम होते गए, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स के बारे में ये आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ एक और चीज समझिए कि स्टेम सेल्स किस में होते हैं। ये तो एम्ब्रियो में भी आपको मिलेंगे, तो इसे कहेंगे एम्ब्रियो स्टेम सेल्स, ठीक है। और ये एडल्ट स्टेम सेल्स, ठीक है, मतलब आपके अंदर भी स्टेम सेल्स है और एम्ब्रियो में भी स्टेम सेल्स है, ठीक है। ये 1 से 5 दिन का जो बच्चा होता है, ठीक है, जब वो उसके कुछ बॉडी पार्ट्स निकले भी नहीं होते, तो वो जो स्टेम सेल्स होते हैं उसे एम्ब्रियो स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। इस टाइप के स्टेम सेल्स को ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, मतलब ब्लास्टोसिस्ट स्टेम सेल्स को नहीं कहते, इस टाइप के जो स्टेज होता है एम्ब्रियो के बाद ब्लास्टोसिस्ट, मतलब करीब 150 सेल होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये 150 सेल्स का एक तरीके का गुस्सा होता है, अब गुच्छा होता है। अब इस सेल्स में से एक सेल्स निकाल लिया जाए, ठीक है, और उसको कल्टीवेट किया जाए, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा एक ऑर्गन बनाने के काम कर सकते हैं, ठीक है, काम आ सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल समझ में आ गया। अब एडल्ट स्टेम सेल समझो, ये क्या होता है, ये ह्यूमन बॉडी के बोन मैरो में प्रेजेंट होता है,
ये आपको कहीं कहीं आपको ब्रेन में मिल जाएगा, पर बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा और उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है इसको निकालना थोड़ा सा आसान होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है अब आपको स्टेम सेल्स की सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। ब्लास्टोसिस्ट में से इसे निकाला जाता है और फिर इससे हम लोग किसी भी टाइप के अलग अलग ऑर्गन को बना सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी इसके बारे में, स्टेम सेल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। अब इसके बारे में समझो कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं। तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं जो कि ब्लास्टोसिस्ट में से निकाले जाते हैं, ये है प्लूरिपोटेंट, ये होते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं जो कि एडल्ट स्टेम सेल से हम लोग निकालते हैं, पर उसको क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के पास ज़्यादा कैपेसिटी है अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होने की, क्योंकि जब बच्चा छोटा है तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शन है अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होने के, ना कि आपके पास, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब एडल्ट स्टेम सेल हम निकालें और उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दें, अब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे किसी भी चीज़ में कन्वर्ट होने की। तो आपको ध्यान रखना है उस टाइप के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब एडल्ट स्टेम सेल को हम लोगों ने क्या किया, उसको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कन्वर्ट किया और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग फीचर्स के हम लोग किसी भी टाइप का हम कुछ भी ऑर्गन चाहते हैं तो हम लोग बना सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इस फीचर को क्या कहते हैं, इस फीचर को कहते हैं इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एस जयशंकर से रिलेटेड। अब एस जयशंकर किससे मिलने जा रहे हैं, ये अनुराग कुमारा से मिलने जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि कौन है, अनुराग कुमारा दिसानायके कौन है, ये श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट, आपको ध्यान रखना है। और श्रीलंका की नई प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने ही नियुक्त किया है, वो कौन बनी है, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पंजाब फार्मर्स ने क्या किया है, ये खेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। अब खेल रोको नहीं, सॉरी, रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। जो भी ट्रेन जा रही है उनको रोका जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, पंजाब फार्मर्स कर रहा है। इसे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश एनवॉय। अब ये क्यों न्यूज़ में है, ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने अपने एनवॉय जो कि इंडिया में थे उनको वापस बुला लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई खटपट वाली बात नहीं है, बात इस चीज़ के लिए इनको बुलाया है क्योंकि इनका जो अपॉइंटमेंट है 2022 में हुआ था, ठीक है। उस टाइम कौन थी, शेख हसीना थी, ठीक है। तो अब इनको वापस बुला लिया गया कि भाई आप वापस आ जाओ, तो हो सकता है वो लोग नया एनवॉय बुलाएंगे, क्योंकि इन्होंने सेम चीज़ बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के साथ करी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, मुस्तफिजुर रहमान, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बांग्लादेश के एनवॉय थे। और इंडिया के एनवॉय बांग्लादेश में कौन है, उनका नाम है प्रणय कुमार वर्मा, आपको नाम अभी तक याद हो गया होगा, ठीक है। श्रीलंका में कौन है हमारे जो एनवॉय, उनका नाम है संतोष झा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएई का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, सदगुरु के बारे में। सदगुरु के बारे में हम जानते होंगे कि वहाँ के उनके जो सेंटर है उसमें कई सारे पुलिस वाले घुस गए थे, अराउंड 150 पुलिस पर्सन घुस गए थे मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर के पास के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है, नेक्स्ट है जमाइका। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जमाइका के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 4 दिन के दौरे पे आ रखे हैं, कहाँ पे, इंडिया में। अब जमाइका के प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको ध्यान रखना है, एंड्रयू हॉलनेस, इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है एंड्रयू हॉलनेस, आपको नाम ध्यान रखना है, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर का नाम है। और इंडिया ने अभी दिल्ली में एक रोड, उसका नाम भी बदल दिया। पहले उस रोड का ऐसे कुछ भी नाम नहीं था, अब उसका नाम जमाइका मार्ग रख दिया गया है। कहाँ पे, जो भी जमाइका की एम्बेसी है वहाँ पे उसके सामने वाला जो रोड है उसको जमाइका मार्ग का नाम दे दिया गया। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखिए क्लाउडिया शेनबॉम। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि क्लाउडिया शेनबॉम को मैक्सिको का प्रेसिडेंट बना दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या बना दिया गया, मैक्सिको का प्रेसिडेंट बना दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है किसकी, मैक्सिको की, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यूएन पीस कीपर्स, ठीक है। अभी इसलिए मैंने इसे न्यूज में डाला है क्योंकि हमेशा यूएन पीस कीपर से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा सोल्जर्स कहाँ से हैं यूएन पीस कीपिंग जो इनका चलता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा सोल्जर्स कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा सोल्जर्स आपको दिखेंगे ग्लोबल साउथ की कंट्री से और ईस्ट वाली कंट्री से, ठीक है। क्योंकि इनके पास क्या है, मैन पावर ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या है, सोल्जर ज़्यादा है। जैसे इंडिया हो गई, ठीक है, चाइना होगी, चाइना को भी आप इसमें इंक्लूड करके चलो। और जो वेस्ट वाली कंट्रीज है उनके पास पैसा है, तो वो लोगों ने पैसा ज़्यादा लगा रखा है किसमें, यूएन पीस कीपिंग जितने भी मिशन चलते हैं इनके इसमें, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा जो यूएन पीस कीपर्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंडिया के सोल्जर्स सबसे ज़्यादा उसमें, तो आप यहाँ पे गलती कर दोगे। ज़्यादातर बच्चे जो है वो लगा के आएंगे यस इंडिया बड़ी भी कंट्री है, बहुत सारी पॉपुलेशन भी है, ठीक है, हमारी आर्मी बड़ी है, तो जरूर इंडिया से होंगे। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया नहीं है, पहले नंबर पर नेपाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले नंबर पर नेपाल है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर पर क्या है, सेकेंड नंबर पर देखो, पहले नंबर पर हो गया नेपाल, सेकेंड नंबर पर कौन है, रवांडा,
ठीक है। अब नेपाल इतनी छोटी सी कंट्री, आपको लगता होगा यार नेपाल से नहीं होंगे, पर नेपाल के सबसे ज्यादा सोल्जर्स कहाँ पे, यूएन पीस कीपर्स में, आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे रवांडा, थर्ड नंबर पे देखो बांग्लादेश, और फोर्थ नंबर पे हो गया इंडिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंडिया के ने 2,75,000 से भी ज्यादा अपने सोल्जर्स को कंट्रीब्यूट करके कहाँ पे, यूएन पीस कीपिंग मिशन में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक चीजें क्लियर हुई होगी। नेपाल गलती करके नहीं होगे, 99% बच्चों को ये चीज नहीं पता होगी। सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपर्स कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अभी हाल फिलहाल में ही इंडिया की जो वुमेन सोल्जर्स थी उनको डिप्लॉय किया गया कहाँ पे, एक जगह पे, यूएन एज अ यूएन पीस कीपर्स। वो कौन सी कंट्री है, नाम आपको ध्यान रखना है, सूडान और साउथ सूडान के बीच में अबैये, कैसे भी आप नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे प्रोनाउंस करेंगे एक बार देख लीजिए, ABYEI, अबैये करके एक रीजन है, वहां पे डिप्लॉय करा गया है यूएन पीस कीपर्स को, ठीक है। इंडिया की सोल्जर्स है उसमें, इंडिया की जो वुमेन सोल्जर्स है वो उसमें कार्यरत है, आपको ध्यान रखना है। वो उनको डिप्लॉय करा गया है कहाँ पे, सूडान और साउथ सूडान के बीच में अबैये करके एरिया में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी एक बार लोकेशन देख लीजिए, सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, ये डिस्प्यूटेड रीजन है अबैये करके, तो आपको ध्यान रखना है ABYEI, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि अभी रिसेंटली लीपर्ड सेंसस कौन से स्टेट में हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उड़ीसा का सबसे पहला लिपर्ड सेंसस हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ, सबसे ज्यादा लिपर्ड कहाँ पाए गए हैं, तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व में पाए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। और उड़ीसा में अराउंड 690 के आसपास लिपर्ड्स मिले हैं अभी तक, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर। अब ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर क्या है, ये कहाँ पे खोला गया, तो आपको ध्यान रखना है, ये खोला गया अरुणाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश में इसको खोला गया है। प्लस यहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड पढ़ाई होगी, ठीक है, बुद्धिज्म की फिलोसफी से रिलेटेड पढ़ाई होगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बुद्धिज्म के ही एक फिलोसफी पे, शून्यता पे एक एग्जीबिशन हो रहा है बिहार म्यूजियम में, उसके बारे में आपको बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसको देख लोगे, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो 1 से 10 अक्टूबर के बीच में ही होने वाला था। नेक्स्ट देखिए कि डिजिटल फैमिली कार्ड से क्या, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो ये तेलंगाना में लॉन्च हुआ है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये तेलंगाना में लॉन्च हुआ है। तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है, सीएम रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट न्यूज में है, इंटरनेशनल न्यूज में जा रहे हैं हम लोग, BLA के बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि BLA क्या है। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ती है। अब इनको कोई टेररिस्ट कहते हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट कहते हैं, ठीक है, मैं इन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहता हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो BLA क्या है, BLA ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन हिरोफ अभी इस साल ही लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत सारे जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनको मार गिराया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑपरेशन हिरोफ किससे रिलेटेड है, ये BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से रिलेटेड है और पाकिस्तान के आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो मिलिटेंट्स हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के रेंजर्स को मार गिराया था ऑपरेशन हिरोफ में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के बदले में पाकिस्तान के सोल्जर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसका नाम था ऑपरेशन इस्तेकाम, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन इस्तेकाम पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्च किया था, किसके खिलाफ, BLA के खिलाफ। और BLA ने कौन सा लॉन्च किया था, ऑपरेशन हिरोफ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार लोकेशन देख लीजिए, बलूचिस्तान की लोकेशन क्या है। बलूचिस्तान की लोकेशन ये रही, देखो बलूचिस्तान इस तरफ है, ईरान की तरफ, सिंध हमारी तरफ हो गया, ठीक है। इधर हो गया पंजाब, हमारे पंजाब से मिलता जुलता, ऊपर हो गया खैबर पख्तूनख्वा। अब यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान को आप यहाँ पे एक बार मार्क करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तंजानिया से रिलेटेड न्यूज आ रही है। तंजानिया के प्रेसिडेंट का नाम आपको ध्यान रखना है, सामिया सुलुहू, आपको ध्यान रखना है, सामिया सुलुहू कौन है, तंजानिया की प्रेसिडेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ये न्यूज में किसी और वजह से है, पर आपको इनका नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इस बार इनकी अप्रैल के आसपास विजिट भी हुई थी, कहाँ पे, इंडिया में, आपको ध्यान रखना है। सामिया सुलुहू के बारे में, सामिया सुलुहू कौन है, तंजानिया की प्रेसिडेंट है। तंजानिया का एक ऑटोनोमस रीजन है ज़ांज़िबार, जहाँ पे हमारा IIT मद्रास को ओपन किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ये तो चीज़ क्लियर होगी ना सामिया सुलुहू के बारे में, ये 4 डे की विजिट पे आ रखी थी। नेक्स्ट देखिए USA इजराइल से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, USA इजराइल से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि अभी ये लोग मिलके ईरान के जितने भी ऑयल, जहाँ पे उनका ऑयल स्टोर होता है, उन सब पे हमला कर सकते हैं, इन लोगों की कुछ प्लानिंग टाइप की चल रही है, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन किसने दी है, US ने भी दी है। नेक्स्ट देखिए वियतनाम और चाइना से रिलेटेड, अब वियतनाम में क्रिटिसाइज किया क्यों, क्योंकि साउथ चाइना सी में कुछ खटपट चलती रहती है वियतनाम और चाइना की। ऑलरेडी मैं आपको अच्छी तरीके से लोकेशन के साथ समझा चुका हूँ, मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके सुनो, देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो पूछना, नहीं तो अगर दोबारा न्यूज़ में आएगा तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, टाइफून क्रथोन, ठीक है। अभी टाइफून क्रथोन किसको हिट करा, आपको ध्यान रखना है, तो ये ताइवान को हिट किया, आपको ध्यान रखना है, किसको हिट किया है, ये ताइवान को हिट किया है। तो
टाइफून क्रेथोन किससे रिलेटेड है? ताइवान से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि टाइफून यागी किससे रिलेटेड है या साइक्लोन यागी किससे रिलेटेड है, यागी ये आपको ध्यान रखना है, ये वियतनाम से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, किससे रिलेटेड है? वियतनाम से रिलेटेड ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि टाइफून बेबनिका या साइक्लोन बेबनिका किससे रिलेटेड है, बेबनिका किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि चाइना से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा कि टाइफून हेलेनी किससे रिलेटेड है, हेलेनी किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूएसए से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चारों टाइफून ये अभी इस साल ही आए थे, तो आपको इनके नाम ध्यान रखो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो आप कवर करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ईरान से रिलेटेड। ईरान मिलिट्री एडवाइजर को फिर मार गिराया गया कि कहाँ पे, इजराइल के स्ट्राइक में मारे गए, और यूएस ने बैन कर दिया है क्या, चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स को, ठीक है, कह के कि आपके यहाँ पे फोर्स लेबर हो रही है और उस तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया गया, तो हम लोग इस प्रोडक्ट को बंद करते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि अभी कौन सी कंट्री ने चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स को बैन किया, तो आपको ध्यान रखना है यूएसए ने, प्लस यूएसए ही वही कंट्री है जिसने अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है चाइना की तरफ से जो आ रहे हैं उन सबको बैन कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। प्राइवेसी का मैटर देके यूएसए में बैन कर दिया गया है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लगा के आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको आज की क्लास को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं उस कमेंट को अगली बार जरूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।